Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। ए, व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, बी, व्यक्ति को सन्यासी बनाना, सी, व्यक्ति को पुरुषार्थ की व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना, डी, व्यक्ति को सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन बनाना। तो यहाँ आंसर हमारा होगा सी, व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति योग्य बनाना। अर्थात हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के जीवन में जो 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं उसे पूरा करने योग्य बनाना। आश्रम व्यवस्था, आश्रम का अर्थ होता है आश्रय, जहाँ हम ठहरते हैं, जहाँ हम कुछ समय बिताते हैं। तो हमारे भारत में या भारतीय विद्या में आश्रम कितने हैं? 4 तरह के आश्रम बताए गए हैं। 4 तरह के आश्रम कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है आपको वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो इस तरह से 4 तरह के आश्रम अर्थात जीवन के 4 पड़ाव बताए गए हैं। व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है, 100 वर्ष मानी गई है, जिसमें 25-25 वर्ष एक पड़ाव को दिया गया है। 25-25 वर्ष अर्थात 25 वर्ष तक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, धर्म, अर्थ और काम 3 तरह के पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई है। वानप्रस्थ आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के तरफ बढ़ते हुए वानप्रस्थ अर्थात वन की तरफ गमन करना और सांसारिक मोह से त्याग करने का एक अभ्यास होता है जो वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। और संन्यास आश्रम में व्यक्ति पूर्णतः अपने सांसारिक मोह माया से दूर होकर संन्यास को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संन्यास का जीवन बिताने लगता है। तो इस तरह से हमने 4 आश्रम देखे हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कर्म की अवधारणा संबंधित है। ए, कर्मफल से, बी, पुनर्जन्म से, सी, प्रारब्ध से, डी, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ कर्म की अवधारणा, पहले इसे समझते हैं। कर्म क्या है? जो हम इस संसार में जो कार्य करते हैं वो कर्म कहलाता है। तो कर्म हमारे कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के कर्म होते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला होता है संचित कर्म। संचित कर्म अर्थात हमारे पूर्व जन्म से संबंधित जो कार्य हैं, कर्म हैं, वह संचित कर्म कहलाता है। तो पूर्व जन्म से संबंधित हो गया। दूसरा हो यहाँ हमारा प्रारब्ध कर्म अर्थात वैसा कार्य, वैसे कर्म जो हमारे पूर्व जन्म से निर्धारित होते हैं इस वर्तमान जीवन में। तो प्रारब्ध भी यहाँ दिया हुआ है, तो 2 भी हो गया। तीसरा होता है क्रियमाण कर्म अर्थात वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं, मन से, वचन से और कर्म से अर्थात शरीर से, तीनों तरीके से जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म कहलाता है। तो अर्थात कर्मफल, तीनों हमारे ऑप्शन सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। कर्म की अवधारणा तीनों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पीजीटी में खासकर और अन्य एग्जाम में भी जरूर पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। इसे याद कर सकते हैं सप्रक्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कुछ बुक्स के नेम दिए हुए हैं और उनके राइटर्स के नेम हमें मैच करना है। तो देख लेते हैं। हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, यह बुक किसकी है? यह बुक के.एम. पर्णिकर की है। तो ए का हो गया 2, ए का 2 किस में है? ए का 2 आंसर मिल गया हमारा भी, आंसर तो मिल ही गया। और भी आगे देख लेते हैं। हिंदू संस्कार, यह किसकी बुक है? यह बुक है राजाबली पांडे की। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीएच प्रभु की बुक है। और हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र यह पीवी काणे की बुक है। तो डी का 3, सी का 4, ए
बी का 1, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ बी। इम्पॉर्टेंट बुक्स है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी है। एक बुक का मैं यहाँ नाम बता रही हूँ, बताइए इसके राइटर कौन है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, यह किसकी, इसके राइटर कौन है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ए ऋग्वेद में, बी पुराणों में, सी उपनिषद में, डी स्मृतियों में। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था, जो कि पुरुषुक्त मंडल में, पुरुषुक्त, नोट कर लीजिएगा, यह जीआईसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार आता भी है। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया है और पुरुषुक्त मंडल में। 4 का आंसर हो गया हमारा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा 4 पुरुषार्थों का अंतिम प्रकार है। तो 4 तरह के पुरुषार्थ कौन होते हैं। पुरुषार्थ वो होते हैं जो हमें अपने जीवन में, जो हमारे मुख्य रूप से लक्ष्य होते हैं कि हमें जीवन में क्या क्या प्राप्त करना है, वही 4 पुरुषार्थ, 4 तरह के कार्य बताए गए हैं। तो पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम, चौथा होता है मोक्ष। ये सीक्वेंस सही दिया हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 तरह के पुरुषार्थ है। तो इस तरह से 5 का आंसर होगा हमारा यहाँ डी। जो मोक्ष क्या है, सबसे अंतिम प्रकार है, जो कि संन्यास आश्रम में रहते हुए प्राप्त किया जाता है। तो 5 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है। ए 340 ए, बी 341, सी 342, डी 365। तो यहाँ नोट करिएगा फॉर्मूला ऑक्ट। कौन सा फॉर्मूला, ऑक्ट, जो कि 340, 341, 342। ओ से हो गया आपको ओबीसी से संबंधित, सी से हो गया एससी से संबंधित और टी से हो गया एसटी से संबंधित। तो 340, 41 और 42। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए आयोग को नियुक्त करता है। एक आयोग को नियुक्त करने की बात, और वो भी किसे, पिछड़े वर्गों का आयोग के नियुक्त करने की बात है। तो वो हो जाएगा ओबीसी से कौन से संबंधित है, 340। यही अगर एससी से संबंधित होता तो 341 लगाते, और एसटी से संबंधित होता तो 342 लगाते। तो 6 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है। ए 15(4), बी 16(4), सी 17(4), डी 23(4। तो इसको देखें तो एक नोट करिएगा आप, स भे लो अ ओ, सभे लो अ, ये मुख्य रूप से समानता के अधिकार हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में आता है, भाग 3 में, और यह 14 से 17, 18 तक रहता है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक रहता है। संविधान के भाग 12 में राष्ट्र की परिभाषा है, और 13 में इसके राष्ट्र की क्या सीमाएं हैं उससे संबंधित संविधान में बताया गया है। और 14 आ जाता है यहाँ समानता के, इस से हो गया यहाँ 14 समानता का अधिकार है। भेद से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 समाज में हमारे कहीं भी लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियां हैं, जो लोक नियोजन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और आरक्षण देने की बात होगी। और अ से हो गया अस्पृश्यता का अंत होगा, अस्पृश्यता का अंत, और उ से हो गया उपाधि का अंत। तो ये हो गया 17 और ये हो गया 18। ये 1, 2, 3, 4, 5 तरह के समानता की बात की गई है हमारे संविधान में।
तो समानता हमारे समाज में कहीं भी समानता का अधिकार है। भेदभाव किसी तरह के, किसी भी भाषा, जाति, रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में किसी तरह के भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें आरक्षण की बात इसी 16 के तहत आ जाती है। और अस्पृश्यता का अंत हो जाता है, जो 1945 में अधिनियम लाया गया था। उपाधि का अंत यहाँ हमारे अनुच्छेद 18 में आ जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है। तो पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, 16(4) में। जब यहाँ आरक्षण की बात आएगी तब पिछड़ा वर्ग, SC या ST इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो 7 का हो गया हमारा आंसर यहाँ B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? A. BP मंडल, B. BR अम्बेडकर, C. काका कालेकर, D. MK गांधी। तो यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित 2 आयोग हैं। सबसे पहला आयोग आता है हमारा काका कालेलकर आयोग, जो कि 1953 में निर्मित होता है। सरकार ने यह पता लगाने के लिए इस आयोग को बनाया कि हमारे समाज में, हमारे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को पहचानने के लिए, उनका पता लगाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो पहला आयोग काका कालेलकर आयोग था, जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। तो आंसर हमारा हो गया यहाँ C। और दूसरा आयोग है BP मंडल आयोग, जिन्होंने आरक्षण की बात की थी। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध कानून अपने देश में लागू हुआ? A. वर्ष 1955 में, B. वर्ष 1956 में, C. वर्ष 1957 में, D. वर्ष 1961 में। तो स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम वो कब आता है? वर्ष 1956 में आता है। कुछ और भी चीज़ें इस वर्ष आई थी, वह है हिंदू उत्तराधिकार का नियम। नोट करिएगा, यह है हिंदू उत्तराधिकार का नियम, एक यह भी आया था। दूसरा इसके साथ एडिशनल आया था हिंदू नाबालिग एवं संरक्षिता अधिनियम, हिंदू नाबालिग एवं संरक्षिता अधिनियम। इसके साथ ही हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम भी आया था, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम। तो 1956 में क्या आया था कि अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम, उत्तराधिकार का नियम, नाबालिग एवं संरक्षिता का नियम और दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण का नियम, 4 तरह के कानून आए थे वर्ष 1956 में। वर्ष 1955 में क्या आया था? अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम था, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम था। और वर्ष 1961 में दहेज निरोध अधिनियम था। तो 9 का आंसर हम लोगों को मिल गया यहाँ D। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की टॉपिक है, इससे निश्चित ही एक क्वेश्चन तो रहना है। खासकर PGT में, GIC में इस तरह के क्वेश्चंस निश्चित रूप से रहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के सारे क्वेश्चंस हैं। तो 9 का आंसर हो गया हम लोग का यहाँ B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया है? A. व्यक्ति को, B. समाज को, C. व्यक्ति और समाज दोनों को, D. उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण और आश्रम व्यवस्था दोनों संबंधित है और दोनों ही क्या है, समाज में व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व देते हैं। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम 4 तरह के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये दोनों व्यवस्थाएं मिलकर व्यक्ति और को क्या है, समाज में रहने योग्य बनाती हैं। समाज में किस तरह का जीवन होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में बताती हैं। तो इस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है,
और इसी के साथ ही जब एक सुदृढ़ और सुसंस्कृत व्यक्तित्व समाज में लोग रहेंगे इस तरह के, तो एक सुदृढ़ समाज का विकास होगा। तो इस तरह से ये क्या है, यह दोनों के विकास का या दोनों को महत्व देता है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक हितों का ध्यान रखे। बी, राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। सी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आर्थिक हितों की देखभाल हेतु राज्य कर्तव्यबद्ध है। डी, राज्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा। तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 46 पे पहले हम लोग चर्चा करें। अनुच्छेद 46 क्या है? यह डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसकी चर्चा भाग 4 में की गई है, जिसमें राज्य के कर्तव्यों और अधिकारों की बात की गई है। तो इसमें यह आपको 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक है, जिसमें हम 46 नंबर अनुच्छेद की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें राज्य के अंतर्गत जो भी एससी और एसटी आते हैं उनके हितों को ध्यान देना, अर्थात उनके हित में मुख्य रूप से क्या हो जाता है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हित उसमें शामिल होता है। शैक्षणिक हित उसमें शामिल होता है। तो शैक्षणिक हो गया, यहाँ आर्थिक हो गया और सामाजिक हो गया। राजनीतिक हितों की चर्चा नहीं है कहीं। तो कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ बी। देखा आप लोगों ने कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए अगर पूरी अच्छे से उसकी पूरी गहराई से आप जानेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। और जो भी यहाँ एमसीक्यू बताए जाते हैं यह देखने में ही 11 क्वेश्चन है, मगर 11 क्वेश्चन के साथ साथ ही इससे संबंधित आप इसका कम से कम मिनिमम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से संबंधित 4 या 5 क्वेश्चन और निकल के आ जाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 46 किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 को कौन सा भाग कहा जाता है? तो इसे डीपीएसपी कहा जाता है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 36 से 51 आते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हैं उसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर यह आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ये अधिक से अधिक आप लाइक करिए, पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर देने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक यह शेयर कीजिए। आई थिंक आज का जो एमसीक्यू है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।